क्लास जैसा कि हम लोग पूर्व में यूजीसी नेट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से विधिवत जो है वो कॉमर्शियल लॉ में टॉपिक वाइज टॉपिक्स हम लोग यूनिट को कवर कर रहे थे। अभी पूर्व में हमने कंपनी लॉ के हिंदी में सारे जो है टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया है और एक एक बारीकियों को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को बनाया गया है, जिससे पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को बारीकी से सॉल्व किया जा सके और उससे तमाम सारे जो भी ग्लिचेस आ रहे हैं, जो भी डाउट्स आ रहे हैं, उनको सॉल्व करने का पूरा प्रबंध किया गया है। हमें आशा है और अपेक्षा भी है कि आप जब इसे विस्तृत रूप में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि पूर्व में पूछे गए संपूर्ण प्रश्नों का सार है और उसके माध्यम से आपके किसी भी प्रश्न के छूटने की गुंजाइश नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार आज का जो हम लोग टॉपिक करेंगे वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है और जिसका काफ़ी कॉमर्शियल लॉ में रोल होता है और इसे पूर्व में 2-3 प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल्स है, तो इसे हमें बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो हम देखेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का जो है उसको। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो 9 दिसंबर 1881 को इनेक्ट हुआ है और इन्फोर्स जो हुआ है वो 1 मार्च 1882 को हुआ है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 17 चैप्टर हैं और 147 सेक्शन हैं। कानून का उद्देश्य इसे बैंकिंग और वाणिज्यिक लेन देन के विकास को आसान बनाने के लिए पेश किया गया था। इसका मूल उद्देश्य नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के आसान बनाने के लिए पेश किया गया था। इसका मूल उद्देश्य नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या विवाद उपकरणों के प्रणाली को वैध बनाना है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या है, इसे जानेंगे। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक हस्ताक्षरित दस्तावेज होता है जो एक निर्दिष्ट व्यक्ति को निश्चित धनराशि भुगतान करने का वादा करता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट धारा 13 के तहत इसके डिफाइन किया गया है, जो एक प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। प्रोमिसरी नोट क्या है? तो प्रोमिसरी नोट विच इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 4 अंडर द NIA एक्ट 1881 एक लिखित दस्तावेज होता है जो बैंक नोट, करेंसी नोट नहीं होता है, जिसमें निर्माता द्वारा एक निश्चित राशि के पैसों को विशेष व्यक्ति को या उस व्यक्ति के आदेश पर या उस दस्तावेज को धारक को बिना शर्त भुगतान करने का वादा किया जाता है। हु इज मेकर, पेई, इंडोर्सर एंड होल्डर। निर्माता, प्राप्तकर्ता, प्रत्यक्षकारक, प्रत्यक्षधारी और धारक कौन होते हैं? तो मान लीजिए एक्स ने वाई के पक्ष में 8,000 रुपये का प्रॉमिसरी नोट बनाया, तो एक्स जो है वो मेकर या निर्माता है, वाई जो है वो पेई है या प्राप्त करता है। अब वाई को जेड, वाई का लेनदार को 8,000 रुपये देने हैं, तो वाई एक्स द्वारा दिया गया प्रॉमिसरी नोट जेड को हस्ताक्षर इंडोर्समेंट के द्वारा हस्तांतरित कर देता है। अब एक्स को जेड को 800 रुपये देने हैं। इस उदाहरण में एक्स जो है वो मेकर है, वाई जो है वो प्राप्तकर्ता या प्रत्यक्ष धारक है, जेड प्रत्यक्षधारी या धारक हैं क्योंकि जेड के पास वर्तमान में प्रॉमिसरी नोट है। इस प्रकार वाई ने एक्स द्वारा किया गया उपकरण जेड को हस्तांतरित किया है और यह हस्तांतरण तब किया जा सकता है जब तक यह उपकरण समाप्त नहीं होता
या समाप्ति तब तक जब तक ईएस इस उपकरण का भुगतान कर देगा या इसकी डिस्चार्जमेंट में इस इंस्ट्रूमेंट का पेबल नहीं कर देता है। भुगतान धारक को किया जाना चाहिए। पेमेंट शुड बी मेड टू द होल्डर। यदि प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज पर ब्याज का भुगतान किया जाना है तो ब्याज दर उस उपकरण की जारी करने की तिथि से शुरू होकर उसे स्पष्ट रूप से नोट या बिल में बताया जाना चाहिए। या यदि ब्याज दर निर्दिष्ट नहीं की जाती तो यह 18% तक प्रतिवर्ष माना जाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 5 में डिफाइन किया गया है, यह जो है एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अनकंडीशनल ऑर्डर किए जाते हैं, निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित किया गया होता है, जो एक निश्चित व्यक्ति को एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए निर्देशित करता है। एग्जाम्पल के लिए एक्स में एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है जिसमें वाई को जेड को 8,000 रुपये भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। तो हु इज़ द ड्रावर और ड्रावी, कौन ड्रावर है कौन ड्रावी है। तो एक्स ने वाई को आदेश दिया तो एक्स ड्रावर आदेश देने वाला है, और आदेश वाई को दिया गया है तो वाई ड्रावी आदेश प्राप्त करने वाला है। आदेश जेड को भुगतान करने के लिए है तो जेड पे भुगतान प्राप्त करता है। चेक जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की धारा 6 में डिफाइन किया गया है। यह एक प्रकार का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो एक निर्दिष्ट बैंकर पर ड्रावी द्वारा निर्धारित होता है। इसे केवल मांग पर भुगतान योग्य होने के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसमें ट्रंकेटेड चेक की इलेक्ट्रॉनिक छवि और इलेक्ट्रॉनिक रूप में चेक भी शामिल है। चेक 3 महीने तक वैध होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हैं। तो पहला है मूवेबिलिटी या स्थानांतरित करने योग्य। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक पोर्टेबल और सुविधाजनक तरीका होता है जिसमें पैसों का ट्रांसफ़र करने का माध्यम होता है। लिखित या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लेन देन के रूप में लिखित रूप में होना चाहिए तथा दस्तावेजों को हाथों से लिखे गए नोट्स मुद्रित या टाइप किए गए हो सकते हैं। एक निश्चित समय डेफिनिट टाइम, भुगतान का आदेश देने के लिए अवधि निश्चित होनी चाहिए। यदि तारीख निर्दिष्ट नहीं होती तो यह भी उचित समय के भीतर होना चाहिए। यदि भुगतान आदेश किसी सुविधा या चयन पर निर्भर करता है तो इसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जा सकता है। निर्दिष्ट व्यक्ति, जैसे समय निश्चित होता है वैसे ही भुगतानकर्ता पेय भी निश्चित या निर्धारित होना चाहिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक से अधिक ड्राई भी हो सकते हैं और व्यक्ति में कृत्रिम व्यक्ति जैसे कंपनी, कोई पृथक कानूनी संस्था या अधिकृत व्यक्ति भी हो सकते हैं। ड्रॉवर, ड्राई एंड पेई, सेक्शन 7 होल्डर को धारा 8 में और डिफाइन किया गया है। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स धारा 9 में बताया गया है। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स वह व्यक्ति जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ईमानदारी से कुछ मूल्य के बदले प्राप्त करता है और जिसका भुगतान अभी भी बाकी है। लैंड इंस्ट्रूमेंट, जिसको धारा 11 में बताया गया है, यह एक प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक जो भारत में तैयार या खींचा गया हो, जो भारत में किसी निवासी व्यक्ति द्वारा भुगतान योग्य हो, उसे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट धारा 12, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो भारत में नहीं खींचा गया या बनाया गया है, वह भारत में किसी व्यक्ति से भुगतान योग्य नहीं है, उसे फॉरेन इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट धारा 13, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक कहा जाता है। नेगोशिएशन धारा 14,
जब कोई प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक किसी व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाता है जिसे वह व्यक्ति होल्डर बन जाता है, तो उसे इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएटेड कहा जाता है। एंडोर्समेंट धारा 15 में बताया गया है। तो एंडोर्समेंट जो है वो ब्लैक एंडोर्समेंट यदि एंडोर्सर केवल अपना नाम साइन करता है। फुल एंडोर्समेंट यदि भुगतान करने के लिए निर्दिष्ट व्यक्ति को या उनके आदेश को भुगतान करने के आदेश जोड़ता है। एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट धारा 17 में डिफाइन किया गया है। जब एक एंडोर्समेंट को प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज के रूप में समझा जा सकता है तो होल्डर अपने विकल्प के अनुसार इसे किसी भी रूप में मान सकता है। वह इंस्ट्रूमेंट उसके अनुसार माना जाएगा। अलग अलग राशि या शब्द या अंकों में, तो वो धारा 18 में डिफाइन किया गया है। डिफरेंट अमाउंट्स इन फिगर एंड वर्ड्स। जब एक इंस्ट्रूमेंट में राशि, अंक और शब्दों में अलग अलग हों तो शब्दों में दी गई राशि को प्राथमिकता दी जाएगी। डिमांड पर डे, तो पेबल ऑन डिमांड्स धारा 19 में बताया गया है। एक चेक, प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज जिसमें कोई भी समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है उसे डिमांड पर डे इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। इनकोडेड स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट वो धारा 20 में बताया गया है। यदि ड्रावर एक इंस्ट्रूमेंट जारी करता है जिसमें राशि नहीं दी गई है तो उसे यह सुनिश्चित करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी लगानी होगी। जब यह इंस्ट्रूमेंट प्रस्तुत किया जाए तो इसे राशि देने की योजना थी, इसमें अधिक राशि नहीं काटी जा सकती है। स्टाम्प उस लेन देन को उस राशि तक सीमित कर देगा जो भुगतान योग्य है। इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को इनकोडेड या स्टाम्प्ड इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। परिपक्वता, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को आधार पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। डिमांड पर देय, जिनकी परिपक्वता की तिथि नहीं होती है, समय पर देय है। पेमेंट ऑन स्पेसिफाइड डे, तो विनिर्दिष्ट देय, तो स्पेसिफाइड डे प्लस 3 डे। निर्धारित अवधि के बाद जो देय होगा वो सर्टेन डेज में, तो आफ्टर डेट होगा या तो आफ्टर साइट होगा या तो आफ्टर हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, किसी निश्चित घटना के घटित होने के बाद होगा। धारा 22 जो कहती है कि प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज की परिपक्वता की तिथि वह तिथि होती है जब यह देय हो जाता है कि दिन इस प्रकार से गणना किए जा सकते हैं। वह तारीख जिस दिन इसे प्रस्तुत किया गया है, निर्दिष्ट दिन, महीने की संख्या और 3 दिन की अनुग्रह की अवधि। तिथि या स्वीकृत या दृष्टि के लिए प्रस्तुत करने का दिन या स्वीकृत के लिए विरोध का दिन या जिस दिन घटना घटित होती है उसे बाहर रखा जाता है। जब समयावधि महीने में दी जाती है तो संबंधित महीने की तिथि ली जाती है। यदि कोई संबंधित तिथि नहीं तो उसे महीने की अंतिम तिथि ली जाती है। जब परिपक्वता तिथि एक सार्वजनिक अवकाश होती है तो उसे पिछले कुछ कार्य दिवस में लिया जाएगा। प्रॉमिसरी नोट आदि बनाने की क्षमता धारा 26। हर व्यक्ति जो अनुबंध करने के योग्य नाबालिग या नाबालिग से ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना सकता है या हस्ताक्षर कर सकता है, सौंप सकता है, उसकी बातचीत कर सकता है, जिसमें सभी पार्टियां उसके अलावा बाधित होती हैं। बिना विचार किए बने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट धारा 43। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिना विचार के बना, खींचा या स्वीकार किया गया, हस्तांतरित या हस्ताक्षरित, स्थानांतरित किया गया है। किसी भी विचार के लिए जो विफल हो गया हो, लेन देन में पार्टियों के बीच भुगतान का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं करता है। लेकिन यदि कोई ऐसी पार्टी इस इंस्ट्रूमेंट को हस्ताक्षरित या बिना हस्ताक्षर के एक धारक को विचार के लिए स्थानांतरित किया जाता है तो वह धारक हर बात का धारक जो उसे शीर्षक प्राप्त करता है। इस प्रकार इंस्ट्रूमेंट पर देय राशि को विचार के लिए या किसी भी पूर्व पार्टी से पुनः प्राप्त कर सकता है। वितरण धारा 46 है। तो डिलीवरी जो है वो 46 में डिफाइन है। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक बनाने, स्वीकार करने, हस्ताक्षरित करने, प्रक्रिया वितरण से पूरी होती है।
चाहे वास्तविक हो या सांकेतिक। वितरण उस पक्ष द्वारा किया जाना चाहिए जो इंस्ट्रूमेंट बना, स्वीकारा या हस्ताक्षर करा है, या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा। यह दिखाया जा सकता है कि इंस्ट्रूमेंट को केवल शर्त पर या विशेष उद्देश्य के लिए सौंपा गया था। इसे वहाँ की संपत्ति को पूरी तरह से स्थानांतरित करने के उद्देश्य से नहीं सौंपा गया था। वितरण और हस्ताक्षर द्वारा बातचीत, नेगोशिएशन बाय डिलीवरी और एंडोर्समेंट विच इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 47 to 48। तो नेगोशिएशन का डिलीवरी और एंडोर्समेंट धारा 58 के प्रावधानों के अधीन एक प्रमोजरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक जो कि धारक के लिए देय है, वितरण या हस्ताक्षर द्वारा बातचीत योग्य है। अपवाद: एक प्रमोजरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि शर्त पर सौंपा गया है कि यह किसी विशेष घटना के अलावा प्रभावी नहीं होगा, यह बातचीत योग्य नहीं होता। एक धारक के मूल के साथ बिना शर्त को जाने हुए हाथों में छोड़कर जब तक कि वह घटना नहीं घटती है। ऋण से मुक्ति धारा 82। ऋण धारा 82 जो कहती है डिस्चार्जेस फ्रॉम लायबिलिटी बाई कंसिलेशन। स्पष्टीकरण द्वारा जब धारक किसी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में किसी पार्टी का नाम रद्द करता है ताकि उसे दायित्व से मुक्त किया जा सके, रद्दीकरण इंस्ट्रूमेंट के चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, अन्यथा यह इंस्ट्रूमेंट एक वास्तविक धारक के पास मूल्य के लिए वैध होगा। रिहाई द्वारा धारक अलग समझौते के द्वारा अपने व्यवहार से निर्माता, स्वीकारकर्ता या हस्ताक्षरकर्ता को उनके दायित्व से मुक्त करने पर सहमत हो सकता है। रिहाई का प्रभाव उस पार्टी के नाम को रद्द करने जैसा होगा। भुगतान द्वारा जब इंस्ट्रूमेंट की देय राशि का भुगतान किया जाता है तो उसे इंस्ट्रूमेंट में सभी पार्टियां ऋण से मुक्त हो जाती हैं। भुगतान केवल तभी प्रभावी विमुक्त है जब यह समय पर भुगतान होता है, जैसे कि धारा 10 में परिभाषित किया गया है। समय पर भुगतान: समय पर भुगतान का मतलब है इंस्ट्रूमेंट के स्पष्ट स्वरूप के अनुसार अच्छे विश्वास, लापरवाही के बिना भुगतान करना उस व्यक्ति को जिस इसके कब्जे में है, उन परिस्थितियों में जो मानने के लिए कोई उचित कारण नहीं देती कि वह व्यक्ति वहां दी गई राशि को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अस्वीकृति: बिल को निम्नलिखित तरीकों से अस्वीकृत या डिसऑनर माना जाता है। अस्वीकृति द्वारा अस्वीकृत: डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस विच इज डिफाइंड अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881। जब ड्राई या ड्रॉवर बिल को प्रस्तुत की तारीख से 48 घंटे के भीतर स्वीकार करने से इनकार करता है तो बिल को अस्वीकृत माना जाता है, और जब ड्राई अनुबंध करने के योग्य होता है। जब कोई ड्राई एक काल्पनिक व्यक्ति है तो उसे उचित रूप से नहीं पाया जा सकता है। जब स्वीकार के लिए प्रस्तुतिकरण माफ़ किया जाता है तो बिल को स्वीकार नहीं किया जाता है। जब ड्राई एक योग्य स्वीकृति देता है तो धारक इंस्ट्रूमेंट को अस्वीकृत माना सकता है। अस्वीकृति द्वारा भुगतान में असफलता: डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट अंडर सेक्शन 92। नोटिंग और प्रोटेस्ट: तो सेक्शन 99 डिफाइन नोटिंग, 100 डिफाइन प्रोटेस्ट। तो नोटिंग क्या है? नोटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें एक नोटरी पब्लिक द्वारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अस्वीकृति के तथ्यों और कारणों का रिकॉर्ड किया जाता है। प्रोटेस्ट जो धारा 100 में बताई गई है, यह एक प्रमाण पत्र है जिसे नोटरी या पब्लिक द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अस्वीकृत के तथ्यों को प्रमाणित किया जाता है जो इंस्ट्रूमेंट पर रिकॉर्ड किया जाता है। इन दोनों के बीच मुख्य अंतर यह है कि नोटिंग में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अस्वीकृति तथ्यों कारणों को इंस्ट्रूमेंट पर रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि प्रोटेस्ट या प्रमाण पत्र होता है या प्रमाणित करता है कि इंस्ट्रूमेंट को अस्वीकृत कर दिया गया है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के संबंध में अनुमान धारा 118। जब तक इसके विपरीत प्रमाण प्रमाणित नहीं किया जाता है, निम्नलिखित अनुमान लगाए जाते हैं। धनराशि का भुगतान: तो
धनराशि का अनुमान। प्रत्येक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को किसी विचार धन के लिए बनाया गया था। जब प्रत्येक ऐसा इंस्ट्रूमेंट स्वीकार, हस्ताक्षर, नेगोशिएट या स्थानांतरित किया जाता है तो उसी विचार धन के लिए स्वीकार, हस्ताक्षर या नेगोशिएट स्थानांतरित किया गया था। तिथि का अनुमान कि प्रत्येक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसमें तिथि होती है उस तिथि पर बनाया या खींचा गया था। स्वीकृत का समय का अनुमान। प्रत्येक स्वीकार किया गया बिल ऑफ एक्सचेंज अपनी तिथि के बाद या परिपक्वता से पहले एक उचित समय के भीतर स्वीकार किया गया था। स्थानांतरण का समय का अनुमान। प्रत्येक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का स्थानांतरण उसकी परिपक्वता से पहले किया गया था। हस्ताक्षरों की क्रम का अनुमान। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर जो हस्ताक्षर दिखते हैं वे इसी क्रम में किए गए हैं जैसा कि वे इस पर दिखाई देते हैं। स्टाम्प का अनुमान कि एक खोया हुआ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक उचित रूप से स्टाम्प किया गया था। धारक या धारक के रूप में अनुमान। जहां इंस्ट्रूमेंट अपने वैध मालिक या वैध कब्जे के अपराध या धोखाधड़ी द्वारा अवैध विचार से लिप्त पाया जाता है तो वहां धारक पर यह साबित करने का बोझ होता है कि वह एक वैध धारक है। चेक जो है वो दो तरीके से होते हैं, एक ओपन चेक, दूसरा क्रॉस चेक। मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बैंक को एक निर्देश देना है कि चेक के भुगतान को कैश काउंटर पर न किया जाए। क्रॉसिंग चेक के माध्यम से पैसे के हस्तांतरण के तरीकों में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। यह तरीका है ताकि पैसे को सुरक्षित रूप से हस्तांतरण सही खाता धारक के खाते में हो सके और खोए हुए चेक का कोई गलत उपयोग ना हो। कौन क्रॉस कर सकता है? तो ड्रॉवर कर सकता है, होल्डर कर सकता है, बैंकर्स कर सकता है। पेनल्टीज इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ सर्टेन चेक्स फॉर इनसफिशिएंट फंड इन द अकाउंट्स। कुछ चेकों के अस्वीकृत के मामलों में दंड खाता में धनराशि कमी के लिए। धारा 138 में खाता में धन की कमी के कारण चेक को अस्वीकृत होना। यदि कोई व्यक्ति अपने खाते में अपर्याप्त बैलेंस के साथ चेक जारी करता है तो इस चेक को अस्वीकृत माना जाएगा। उस व्यक्ति को एनआई एक्ट के तहत अपराधी माना जाएगा। उसमें अधिकतम 2 वर्ष तक की सज़ा या चेक की राशि दोगुनी या जुर्माना दोनों सज़ा हो सकती है। यह प्रावधान केवल तब लागू होगा यदि चेक को जारी करने की तिथि 6 महीने के भीतर या चेक की वैधता तथा बैंक में प्रस्तुत किया गया। प्राप्तकर्ता ने भुगतान के लिए ड्रावर को 30 दिनों के भीतर एक मांग नोटिस भेजा हो। ड्रावर ने उक्त नोटिस प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल रहा। धारा 141 कंपनी द्वारा अपराध ऑफेंसेस डन बाय द कंपनीज। धारा 142 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस अपराधों की संज्ञानता। कोई भी अदालत धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान केवल तब ले सकती है जब शिकायतकर्ता यानी भुगतानकर्ता के द्वारा धारा 9 के तहत होल्डर एक लिखित या शिकायत दर्ज कराए। ऐसी शिकायत कार्रवाई के कारण उत्पन्न होने की तिथि से 1 महीने के भीतर की जानी चाहिए। कोई भी अदालत मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायालय के मजिस्ट्रेट के नीचे होना चाहिए। धारा 138 के तहत कोई अपराध नहीं सुनवाई करेगा। धारा 138 के तहत अपराध का विवेचन और परीक्षण उस अदालत द्वारा किया जाएगा जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में वह बैंक शाखा स्थित है जहां भुगतानकर्ता या होल्डर खाता रखते हैं। धारा 147 ऑफेंसेस टू बी कंपाउंडेबल अपराधों को समझौता योग्य बनाना। कोई भी अपराध जो इस अधिनियम के तहत दंडनीय हो वह भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत समझौता योग्य होगा।